I hope you are well. Welcome all of you to our platform. एक बार फिर से आप सभी के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 से 40 तक का वीडियो हम पहले कर चुके हैं। अगर अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन वीडियो को देखें ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। साइंस पोर्शन किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी आप दे रहे हैं तो साइंस पोर्शन से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 2026 में जो बच्चे इस बार एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड से, उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक ऑब्जेक्टिव को किए हैं यहाँ और उन सारे वीडियो में भी किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ पे थ्योरिकल नॉलेज भी आपको डेवलप होगा। मेरा उद्देश्य है आपका अच्छा स्कोर करना, PYQ के माध्यम से हम करा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि जल में क्या होता है, विलय होता है, अविलय होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। इस सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए कि क्या होगा अगर अभी तक आप पढ़े हैं तो। इसका सही आंसर होगा आयनिक होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, इसलिए ये क्या होगा, आयनिक होगा। विलय, ये तो घुल जाएगा पूरी तरह से, अविलय नहीं घुलेगा, इसलिए आयनिक होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? क्या वैनिला है, लौंग का तेल है, शकरकंद है या इनमें से सभी है? तो यहाँ देखिए, लौंग का तेल और वैनिला ये दोनों गंधीय सूचक है, लेकिन शकरकंद एक सब्जी का रूप है जिसे अम्ल के साथ और क्षार के साथ क्रिया कराने पर इसमें दोनों में क्या होता है, इसका गंधीय सूचक जैसे नहीं जाता है, इसलिए लौंग और वैनिला ये दोनों क्या है, गंधीय सूचक है। तो यहाँ पर सही पूछा गया, नहीं पूछा गया तो नहीं क्या हो जाएगा, शकरकंद हो जाएगा। शकरकंद जो है, गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, शकरकंद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चीनी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या सिट्रिक अम्ल है, क्या एसिटिक अम्ल है, क्या मेथेनोइक अम्ल है या इनमें से कोई नहीं? आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी ये PDF में निशान लगा हुआ है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हम जो करा रहे हैं वो निशान बिल्कुल करेक्ट होगा, उस निशान पे ध्यान नहीं दे करके आंसर नहीं लगाना आपको। तो आप बताइए, चलिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल जिसे हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, आप पढ़े होंगे फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल चाहे वो चींटी का डंक हो, बिच्छू का डंक हो, इन सारे जहरीले चीज़ों में जो डंक होते हैं, वो जो डंक मारते हैं उसमें जो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, उसी को हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में है एक एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। यहाँ पे हम लिख देते हैं साथ में सिरका में, ताकि आपका रिकॉल हो जाए, सिरका में। उसके बाद सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू, संतरे और खट्टे में। नींबू में, संतरे में और खट्टे फलों में पाया जाता है, और इनमें से कोई नहीं। तो मेथेनोइक अम्ल इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा नींबू में, संतरा में और खट्टे फलों में, और एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। और मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, इन तरह के डंकों में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। अगला है, निम्न में से किसको जल में डुबो करके रखते हैं? क्या लाल फास्फोरस को, श्वेत फास्फोरस को, आयोडीन को या गंधक को? इसका जवाब आपको क्या देना है? तो इसका सही आंसर होगा श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस का सही आंसर होगा। यह एक अत्यंत क्रियाशील धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर लगभग में कितना डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री टेम्परेचर मिलने के बाद ये क्या होते हैं, आग पकड़ लेते हैं या श्वेता जलने लगते हैं। इसलिए इसे रोकने के लिए हम इसे पानी में डुबो करके रखा जाता है। लाल फास्फोरस कहाँ इस्तेमाल होता है, आयोडीन कहाँ इस्तेमाल होता है, गंधक कहाँ इस्तेमाल होता है? इसका जवाब आप कमेंट में लिखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। अगला है, अयस्क में अशुद्धियों के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाता है। इसी को गैंग बोलते हैं, या धातुमल है, या खनिज है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अधात्री यानी कि गैंग हो जाएगा। अधात्री या गैंग क्या होता है? अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ कहने का मतलब रेत है, मिट्टी है, या चट्टानों से के जो टुकड़े होते हैं उसमें मिक्स होते हैं, उसको हम गैंग कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा भी गया कि अशुद्धियों के रूप में जो उपस्थित होते हैं पदार्थ उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। इसी में रेत हो, मिट्टी हो, चट्टान हो, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उसमें मिले हुए होते हैं, तो उसको गैंग कहते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? अब यहाँ देखिए
केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। आप इसको रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार आप याद रख सकते हैं। तो सबसे ऊपर जो आएगा वो के आएगा, सबसे ऊपर आएगा पोटेशियम के आएगा, फिर आएगा सोडियम आएगा, उसके बाद मैग्नीशियम आएगा, इस तरह से ही बढ़ता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। सोडियम है, सोडियम है, अगर पोटेशियम पहले रहेगा तो पोटेशियम ही लगाना है क्योंकि सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद बोलिए आपको लिथियम है, लिथियम है। तो यहाँ पर देखिए लिथियम भी दे रखा है, सॉरी निकेल है ये, लिथियम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो याद रखेंगे पोटेशियम भी हो जाएगा, सोडियम भी हो जाएगा और लिथियम भी हो जाएगा, लिथियम भी हो जाएगा। ये तीनों चीज़ क्या है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बहुत ही सॉफ्ट धातु होता है। तांबा की अगर हम बात करें यहाँ पर, कॉपर की, तो शुद्ध सोना, ये जो तांबा है कॉपर है, इस कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर जो है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये मालूम है आपको, और बहुत नरम होता है। आभूषण बनाने के लिए हम उसमें इस तांबा का उपयोग करते हैं। सोना का जो रूप है 24 कैरेट का वो शुद्ध है, और उसमें हम क्या करते हैं, कॉपर को मिला करके उसको इस तरह से बनाते हैं, कठोर बनाते हैं, ताकि आभूषण बनाने में उसका इस्तेमाल किया जा सके। आप जानते हैं कि 1 ग्राम सोना जो होता है, 1 ग्राम सोना को आप एक तार के रूप में नमरा सकते हैं, कितना, 2 से लेकर के 2.5 किलोमीटर तक, इतना दूरी तक इसे ले जा सकते हैं। 1 ग्राम सोना को इतना पतला के रूप में कर सकते हैं क्या, यानी कि एक पारदर्शी माध्यम बना सकते हैं, इतना पतला हो जाएगा क्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। सोडियम नहीं होगा, कभी पोटेशियम दिया रहेगा तो पोटेशियम भी लिख सकते हैं, कभी लिथियम दिया रहेगा तो लिथियम भी हो सकता है। तो अगर सोडियम रहेगा तो पहले सोडियम, अगर पोटेशियम पहले रहेगा तो पोटेशियम, और लिथियम रहेगा तो लिथियम। ये तीनों चीज में से कोई एक ही देगा आपको। सोने में कौन सी धातु मिला करके मिश्र धातु तैयार की जाती है, अभी हम बताएं कि जो कॉपर है, कॉपर को मिला करके क्या करते हैं, सोने में कौन सी धातु मिला करके मिश्र धातु तैयार की जाती है। क्या लोहा को मिलाया जाता है, क्या जिंक को मिलाया जाता है, क्या एडी को मिलाया जाता है, क्या सीयू को मिलाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तांबा, सही आंसर तांबा हो जाएगा। ऊपर बताएं कि सोना 24 कैरेट का होता है, शुद्ध होता है, जिसमें कॉपर को मिला करके, तांबा को मिला करके हम उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु, मेटालॉइड है, जिसमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण होते हैं। जो ये उपधातु होते हैं इसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का गुण होता है, नॉन मेटल दोनों का गुण पाया जाता है। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाया जाएगा तो उसको उपधातु कहें। जैसे अगर हम सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होगा। ये कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में। तो 2-3 बात याद रखेंगे, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक में आता है, और ये धातु अधातु मिलने के बाद क्या बनता है, उपधातु बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। अगला है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कल्पक्कम, कल्पक्कम कहाँ है आप बताइए। कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में, कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ कल्पक्कम, कल्पक्कम तो पूछ लिया गया, कल्पक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। लेकिन कर्नाटक में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, गुजरात में क्या है। अगर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में कैगा परमाणु स्टेशन है। कर्नाटक में कैगा, कैगा, बस क से कर्नाटक, क से कैगा, इतना याद रहेंगे, कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है नरोरा परमाणु, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, परमाणु ऊर्जा स्टेशन, परमाणु ऊर्जा स्टेशन। उसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजरात में काकरापार, काकरापार। तो कर्नाटक में क्या बताएं, कैंगा, तमिलनाडु में कल्पक्कम, उत्तर प्रदेश में नरोरा, और गुजरात में काकरापार ऊर्जा स्टेशन। अगला प्रश्न है, घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है। क्या एथेन है, प्रोपेन है, मेथेन है, ब्यूटेन है। सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। जो एलपीजी घरेलू गैस है उसमें क्या पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है। अगर हम एथेन की बात करें तो एथेन एक प्राकृतिक का एक घटक है जो एलपीजी में नहीं होता।
ये प्राकृतिक घटक है जो एलपीजी में नहीं होता। अगर प्रोपेन का बात करें तो यह एलपीजी का घटक है, मुख्य घटक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेटर ब्यूटेन। ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों है, लेकिन ये कम है, ये ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन प्राकृतिक गैस है, किसका? सीएनजी का है, सीएनजी का। सीएनजी में मीथेन होता है, सीएनजी मीथेन से है। ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों एलपीजी से है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन होता है। और एथेन क्या बताएं? एथेन में प्राकृतिक का एक घटक है जो एलपीजी में नहीं पाया जाता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटेन हो जाएगा। अगला है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों के बारे में हम बता चुके थे। तो यहाँ पे अनवीकरणीय स्रोत है जिसे एक बार उपयोग के बाद वो खत्म हो जाता है, उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम होगा। गोबर गैस तो है अनवीकरणीय, लेकिन यहाँ पे जैव मात्रा क्या है? नवीकरणीय, इसलिए क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा। यहाँ पे जैव मात्रा है, दूसरा पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम तो अनवीकरणीय है, लेकिन जैव मात्रा क्या है? नवीकरणीय, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या अपचयन है, उपचयन है, संयोजन है या ऊष्माशोषी है? तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उपचयन। श्वसन क्या है? एक उपचयन है। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर यहाँ पर संयोजन की अगर हम बात करें तो संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। उसके बाद अपचयन की अगर हम बात करें तो अपचयन क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? माइनस, ऑक्सीजन ह्रास होता है, उसे अपचयन कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी द्वारा क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है जब हम उसमें यूज करते हैं, तो ये क्या होता है? अपचयन। ऑक्सीजन के माध्यम से ही हमारे भोजन का पाचन भी हो पाता है, उसे अपचयन कहते हैं। उसके बाद है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी क्या है? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन, जिसमें O2 जुड़ती है और H ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ते हैं और हाइड्रोजन को क्या करते हैं? निकालते हैं, हाइड्रोजन को ह्रास करके खत्म करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? उपचयन सही आंसर हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन, संयोजन है, अपचयन है, ऊष्माशोषी है और उपचयन है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? उपचयन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो हम लेकर के आते हैं ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो सके। तो आपका एक फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आगे और वीडियो बना सकूं। तो हमारा प्रश्न है आगे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कार्बनिक है, संयोजी है, वैद्युत संयोजी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी हो जाए। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है, तो प्रत्येक ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी के विद्युत संयोजी दे रखा है, वे क्या है? एक कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के आयनिक बंधन से बनते हैं। ये जो बनते हैं, वो जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन के आयनिक बंधन से बनते हैं। उसके बाद अगर हम संयोजी की बात करें तो संयोजी वे यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। ये क्या करते हैं? साझेदारी से बनते हैं, साझेदारी से बनते हैं। और इसको क्या बताएं? ये इलेक्ट्रॉन का आयनिक बंधन से बनते हैं, आयनिक से बनते हैं, आयनिक से बनते हैं। उसके बाद कार्बनिक की अगर हम बात करें तो कार्बनिक क्या है? कार्बन के अपरूप में मिक्स होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वैद्युत संयोजी है। उसके बाद है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अपघटन की अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। क्या H2 प्लस I2 एरो 2HI है, या NH4CNO एरो H2NCO NH2 है, या NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O है, या 2KCiO3 एरो KCi प्लस 3O2 है? चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? ये पूछा गया है कि अभिक्रिया में अपघटन का कौन सा अभिक्रिया है, अपघटन का उदाहरण पूछ रहा है कि कौन सा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा। अपघटन एक क्या? अभिकारक। अपघटन एक अभिकारक है जो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसको अपघटन कहते हैं। ये टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। एक और दो उत्पाद ये आपस में तोड़ करके टुकड़ा करने के बाद एक और दो बना, तो वो अपघटन कहलाता है, अपघटन कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिटिव कहलाता है।
उसके बाद अगर ये किसका उदाहरण है, इसको देखें हम, तो ये किसका है, संयोजी अभिक्रिया का है। ये है संयोजी अभिक्रिया का, यानी कि ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, जुड़, दोनों अलग अलग जो है तत्व है और दोनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो वो क्या कहलाता है, जब दो अलग अलग तत्व आपस में मिलते हैं उसके बाद नई चीजों का उत्पाद करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, संयोजी अभिक्रिया कहलाता है। संयोजी अभिक्रिया कहलाता है। तो ये पहला हो गया संयोजी का। ये दूसरा जो है वो किसका, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक है और यहाँ पे पूरा एक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये पुनर्व्यवस्था कहलाएगा। यानी कि पहले से ये है उसी के रूप में फिर से इसको किया गया, तो ये पुनर हो जाएगा, पुनर्व्यवस्था। और ये किसका उदाहरण है, NaOH प्लस HCl, ये हो जाएगा उदासीनीकरण का। ये उदासीनीकरण का, यहाँ भी दो पार्ट है और यहाँ भी दो पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद अगला है ये वाला है जिसको अपघटन कहते हैं, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। तो पहला को बोले संयोजी, दूसरा को बोले पुनर्व्यवस्था, तीसरा को बोले उदासीनीकरण और चौथा हो गया आपका अपघटन। तो सही आंसर हो जाएगा अपघटन। अगला है निम्नलिखित में से किसमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या संतरा में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है या सिरका में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इमली में क्या हो जाएगा, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। अब आइए, तो हम अगर हम बात करें संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, सिरका में एसिटिक अम्ल है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल है। तो क्या बताया, संतरा में सिट्रिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, सिरका में एसिटिक अम्ल है और इमली में कौन सा अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है। अम्लों से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए उसको एक एक करके लिख लेंगे और ध्यान रखेंगे। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या कैल्शियम क्लोराइड है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका सही क्या आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको और किस नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम है इसका ऑक्सीक्लोराइड। सीधा रासायनिक नाम भी पूछ देता, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, या फिर फॉर्मूला दे देगा उसका रासायनिक नाम क्या है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। उसके बाद है कैल्शिक्लोराइड होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaCl2। उसके बाद है कैल्सी ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्सी ऑक्साइड। उसके बाद अभी बताएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ca, उसके बाद OH का होल 2, CaOH का होल 2। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह से हमारे हर सेशन के साथ जुड़े रहें। अगला प्रश्न है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, किसी भी दिशा में, पूर्व पश्चिम की दिशा में, उत्तर दक्षिण की दिशा में, किसी भी दिशा में नहीं, या इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये पूरब है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, अब यहाँ देखेंगे कि हवा में जो अगर लटका हुआ कोई चुंबक है तो वो चुंबक जो रुकेगा किस दिशा में रुकेगा, जाकर के कहाँ पे जाकर के रुकेगा। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के रुकेगा, उत्तर दक्षिण में जाकर रुकेगा। तो देखिए उत्तर है और ये दक्षिण है, इस दिशा में जाकर के रुकेगा, यहाँ पर ऐसे जाकर के रुकेगा। तो ये उत्तर दिशा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। तो नॉर्थ साउथ में जाकर के रुकेगा, यहाँ पर जाकर के स्थिर हो जाएगा। पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है जो इसी दिशा पे काम करती है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई क्या होगी, विक्षेपित होगी,
धारावाही तार विक्षेपित होगी, इनमें से कोई नहीं, या विक्षेपित नहीं होगी। इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? विक्षेपित होगी। तो क्या हो जाएगा? ये विक्षेपित होगी। अब यहाँ पर विक्षेपित होने की अगर हम बात करें तो यह ओस्टेट का प्रयोग करता है। ये ओस्टेट, ये पूछा जाता है कि ओस्टेट का प्रयोग किस में होता है? ओस्टेट का प्रयोग। तो विक्षेपित होने मतलब विद्युत धारा जो धारावाही जो कंपास है वो जो काम करता है वो ओस्टेट के प्रयोग को काम करता है जो विक्षेपित होती है। अगला प्रश्न हमारा है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल है, क्या विद्युत अपघटन के नियम शामिल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के है, या फिर ए बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी है फैराडे का और विद्युत अपघटन के नियम भी है फैराडे का। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबक और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण खोज की। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए बी दोनों हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, उसके बाद जो बचता है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे। तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब ये किस में करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? यह बैटरी या सेल का कार्य करता है। बैटरी या सेल, बैटरी इसी को बोलते हैं सेल, बैटरी या सेल। उसके बाद ये तो हो गया आपका विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। हाँ, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जनरेटर, इसी को बोलते हैं विद्युत जनित्र, जनरेटर। उसके बाद इसको बोले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा तो क्या कहेंगे? चार्जिंग। जो आपका चार्जिंग होता है ना वो जैसे प्रतिक्रिया में होती है चार्जिंग। तो उम्मीद करते हैं कि इसका भी विचारों का हम एक्सप्लोरेशन किए हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो क्या है? बैटरी या सेल है। उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो क्या है? विद्युत जनित्र या जनरेटर है। और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो क्या है? बैटरी, जो बैटरी चार्जिंग जैसे प्रतिक्रियाओं में होती है। और उसके बाद विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक